देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है सर। चलो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फंक्शन काफी बाकी है। उसके बाद हम लोगों ने 7B से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं और उसके बाद बाकी जो भी है वो करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक किया था। ठीक है, अच्छा 6 7 ये सब तो पहले सीखना पड़ेगा। अच्छा लास्ट क्लास में जो किया था उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। तो एक बार फंक्शन याद आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करके देखो क्या दिया है। 10 में दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है अगर 1/(1 - x) है तो एफ ऑफ -1 क्या होगा। तो बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/(1 - x) है। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 कितना होगा ये हमें बताना है। तो फंक्शन हम लोगों ने क्या सीखा था कि इनपुट देने से फंक्शन या फिर प्रोसेस जो भी होगा वो होने के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हमारा फंक्शन है, इनपुट है उसमें x। ठीक है, तो 1/(1 - x) ये प्रोसेसिंग होना है। x का वैल्यू हम लोग जो भी देंगे, तो x का वैल्यू अगर हमें -1 देना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम एक याद दिला रहे हैं इस तरीके से। तो x की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ -1। तो टू हो इधर जाएगा। -1 इधर 1/2 होगा। तो वन हाँ मतलब माइनस वन ऑफ, बाई टू तो फिर ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो वन हाफ। बाई टू का मतलब आंसर हाफ हो गया। तो आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो इसके बाद 11 नंबर, ये तुम लोग मुझे करके बताओ कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कुछ इसी तरीके का है। ये देखो जी ऑफ एक्स अगर x - 1 / (x) है तो जी ऑफ -1/2 कितना होगा। तो जी ऑफ एक्स अगर x - 1 / (x) है तो जी ऑफ, तो फंक्शन को एफ के अलावा किसी भी चीज से कर सकते हैं डिनोट। ठीक है, जी से कर सकते हैं, कुछ और भी होता है, नॉर्मली एफ जी ज्यादा यूज होता है। तो जो भी हो, ये पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ क्या हो। -3/4 14। नहीं, -3/14 तो नहीं होगा। ম্যাম -3/2 আসছে একটা। না, -3/2 হবে না। সবারই কি -3/2 চলে এলো, বাকিদের ম্যাম করছি। করো। কতক্ষণ লাগবে, এটা তো সহজ, কতক্ষণ লাগাবে। मैम 3 আসছে। हाँ 3 आना चाहिए। तो ये देखो जी ऑफ एक्स के जगह -1/2 दोगे, एक्स के जगह इधर भी -1/2 दोगे, -1 जैसा है एक्स के जगह माइनस, सीधा बात है कि इनपुट मेरा एक्स है तो एक्स के जगह पे -1/2 रखना है। तो जी ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो तो -1, और ये कितना हो जाएगा -2, और ये हो गया -1/2। तो -3/2 होल डिवाइडेड बाई -1/2। तो -3/2 इंटू 2/1, माइनस में 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस में +3 हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोग का क्या आ रहा है, 3 आना चाहिए। 3 आया है, ऑप्शन डी। बोलो समझ में आ गया। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक, ठीक है, तो इसमें ज्यादा वक्त लगने का बात नहीं था। क्यों लग रहा है तुम लोग को, पता नहीं। 14th नंबर वाला देखो, तो ये मैपिंग के ऊपर है, बताना है कि ये फंक्शन 1 1 मैपिंग होगा, 1 मेनी मेनी 1 नन ऑफ दिस। तो लास्ट क्लास में यही सीख के हम लोगों ने क्लास कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, 1 1 मैपिंग, 1 2 मैपिंग। ठीक है, मेनी टू 1, सॉरी 1 2 बोल रहे, मेनी टू 1 1 to 1। ठीक है, टू एफ ऑफ एक्स अगर 2 to the power x है
तो अगर इससे हम लोग मैपिंग करेंगे तो कैसा मैपिंग निकलेगा, क्योंकि सारा मैपिंग का ही ऑप्शंस दिया हुआ है, वन 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 मेनी मैपिंग, मेन, वन 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 मैपिंग। मैपिंग। आंसर तो सही है, वन वन मैपिंग होगा। अब क्यों हो रहा है वो देखो, जैसे कि ये एक्स का मतलब इनपुट होता है, ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग कोई भी इनपुट, कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोलो, एक्स का वैल्यू तुम लोग कुछ भी बोलो, 1 2 जो कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर वन दे रहे हैं तो टू टू दी पावर वन टू हो जाएगा। तो इसको पेयर में कैसे लिखोगे, फंक्शन के पेयर में 1, 2। बोलो ये बात समझ में आया कि हाँ मैम। इनपुट देन आउटपुट लिखते हैं तो 1, 2, ठीक है। अब कुछ और दे दो, जैसे कि -1 दे दो, तो फिर कितना हो जाएगा, टू टू दी पावर -1, तो टू टू दी पावर -1 मतलब 1/2 होगा। बोलो ये बात समझ में आता है, टू टू दी पावर -1 मतलब 1/2 हाँ होता मैम। है। हाँ ये मैम। कहीं ना कहीं देखो, जिन लोगों ने इंडिसेस कर लिया है उनको पता होगा, कभी पहले किए हो तो भी पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन पहले किसी इसी मैथ्स क्लास में ही मैंने कहीं ना कहीं ये चीज बताया है, लिखने भी बोला था तुम लोगों को। तो -1, ½ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ और बोल लो, जैसे कि f(2) पुट कर लेते हैं तो टू टू दी पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो इनपुट 2 देने से आउटपुट 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड डॉट डॉट इस तरीके से चलता जाएगा कि हम लोग कुछ भी इनपुट देंगे उसके अगेंस्ट में हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो देखो इनपुट देने से कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, तो देखो अब ये सिचुएशन है कि वन देने से देखो टू ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, -1 देने से हाफ ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो ये जो है ये हमारा कैसा मैपिंग होगा, ऐसा थोड़ी है कि एक इनपुट बहुत सारा आउटपुट, एक आउटपुट बहुत सारा इनपुट, ऐसा तो कुछ है नहीं। डिस्टिंक्ट मैम इनपुट के 1 1। लिए, हाँ डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट आ रहा है, तो इसीलिए 1 1 मैपिंग। तो आंसर 1 1 मैपिंग यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्यों हो रहा है ये वाला आंसर। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब इसके बाद 18th नंबर कर सकते हैं, ये वाला। f(x) x+3 g(x) x का स्क्वायर देन f(x) इंटू g(x) कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखो, f(x) है x+3, g(x) है x का स्क्वायर, तो f(x) इंटू g(x) कितना होगा ये बताना है। तो अब इंटू कैसे होते हैं फंक्शन में, नॉर्मल जैसे, जैसे f(x) इंटू g(x) है तो दोनों जो f(x) और g(x) है उसका वैल्यू लिखो, वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करके बताओ। बच्चों जैसा टास्क है, बोलो मैम कितना। x³ + 3x²। हाँ वही होगा, देखो x+3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो फिर ये मल्टीप्लाई कर लो, x³ + 3x², ठीक है। मैंने बोला ना बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये वाला, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर सी हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हम लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब हमें फिर से थोड़ा और सीखना पड़ेगा कुछ टर्म्स वगैरह ये सब, तब हम लोग बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो लिखो, टर्म्स यूज्ड इन फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या टर्म्स यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन, जैसे रिलेशन में पढ़ा था वैसे ही, ठीक है। सेट में पढ़ा था ना डोमेन कोडोमेन, वैसे ही रेंज, प्री इमेज और इमेज। पहले इन सभी बातों को हम एक बार जस्ट एक लाइन में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। ज्यादा जगह नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक मिनट। डोमेन का मतलब लिखो, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ऑल पॉसिबल इनपुट। हैंडराइटिंग ठीक नहीं हुआ ना, ऑल कोडोमेन का मतलब सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। इसमें भी सेट लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। रेंज का मतलब लिखो एक्चुअल आउटपुट, और प्री इमेज का लिखो
inputs giving a specific output. और इमेज में लिखो आउटपुट ऑफ ए स्पेसिफिक इनपुट। अच्छा, और दो टर्म और लिख लो, एक लिखो इनपुट और एक लिखो आउटपुट। इनपुट का मतलब वैल्यू टेकन फ्रॉम डोमेन, और इसमें लिखो वैल्यू ऑब्टेन। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये सारे चीजों को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, ए एक सेट, इसमें एलिमेंट्स है 1 to 5 7 9। बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 3 6 15 21 27 30। फंक्शन ए टू बी होगा। ठीक है, मतलब मेरा रिलेशन सेट ए क्रॉस बी होगा, फिर उससे फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x है। ठीक है, तो फंक्शन सेट में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो मेरा फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो फिर मुझे इनपुट x देना है और मेरा प्रोसेसिंग होगा 3x, और फिर मुझे आउटपुट मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो मेरा फंक्शन सेट ए टू बी होगा। तो ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी रिलेशन सेट, उसके हिसाब से फंक्शन सेट होगा। ठीक है, तो फंक्शन सेट क्या था कि अगर मेरा कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट में, तो रिलेशन सेट में, तो वो फंक्शन सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब पहले मुझे रिलेशन सेट बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग उस तरीके से नहीं बना के, क्योंकि मुझे फंक्शन बता ही दिया है कि मेरा फंक्शन है क्या, तो हम इसके बेसिस पे अपना सेट रेडी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कौन से सेट से लेना है, ए से कि बी से? बोलो। मैम ए थे के ए से। ठीक है, तो फिर मेरा पहला इनपुट क्या है? 1 है। अगर हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट पहले लिखा जाता है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 3 3। ठीक है, 3 अच्छा, उसके बाद 2 देंगे तो फिर क्या मिलेगा? क्योंकि 2 ही है ना, तो 6 इसीलिए। हाँ, तो अब नेक्स्ट बोलते जाओ तुम लोग, क्या क्या होगा? 15 5 15 5 15। ठीक है, पेयर में। फिर उसके 7 बाद 21 21 हाँ, ठीक है। 9 27 हम्म 9 27। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब डोमेन क्या होगा ये बताना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर लिख रहे हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या है? देखो मैंने क्या लिखा है, ऑल पॉसिबल इनपुट। ठीक है, तो इनपुट जो है उसको हम 1 लोग, 2 5 7 9 এইগুলো হবে। हाँ 1 2 5 7 9, तो इसको हम लोग ऐसे और एक लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं। देखो ऊपर जो लिखा है वो तो एक समरी बना दिया है कि ऑल पॉसिबल इनपुट को ही डोमेन बोलते हैं। तो हम इसको और एक तरीके से डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, ये सारी चीज पता होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, मतलब मेरा फंक्शन सेट में जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उससे अगर हम एक सेट बनाएंगे तो मेरा डोमेन निकल के आएगा। यानी मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 5 7 9। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 5 7 9, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही मेरा सेट ए है। बोलो। हाँ मैम। ठीक है, और हाँ मैम इसका मतलब भी हो गया ऑल पॉसिबल इनपुट। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? एक ही बात है, ऑल पॉसिबल इनपुट। मतलब अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, तो वो तो एक समरी बना दिया याद रखने के लिए, जब एग्जाम देने जाओगे तो ये देख लोगे तो याद हो जाएगा कि क्या क्या करना है। ठीक है,
क्या होता है। और ये बाकी डोमेन को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सेट ए निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग कोडोमेन देखते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब देखो मैंने यहाँ क्या लिखवाया है तुम लोग को। कोडोमेन का मतलब उसके हिसाब से पहले बोलो, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट। तो आउटपुट में क्या क्या है, 3, 6, 15, 21, 27, ठीक है। सेट ऑफ, देखो हाँ एक चीज और देख लो, एक चीज और देखो, ये चीज समझने वाला है। ये है पॉसिबल इनपुट, ये है पॉसिबल आउटपुट, लेकिन रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट है। तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट और पॉसिबल आउटपुट में फर्क होगा, ठीक है। अब क्या फर्क है वही समझना है। ম্যাম एक्चुअल आउटपुट, বল। পসিবল আউটপুট বলতে মানে যদি সাধারণ ন্যাচারাল নাম্বার দিয়ে যদি আমরা বলতে যাই, যদি 1 থেকে 10 পর্যন্ত বলা থাকে তাহলে আমরা ওর মধ্যে ওটাকে আমরা মেনশন করতে পারবো। না, আর যদি পসিবল আউটপুট, হ্যাঁ বলো বলো, কমপ্লিট করো। হ্যাঁ, আর যদি অ্যাকচুয়াল বলি তাহলে এটা তো আমাদের মানে নাম্বার যেটা আছে সেটা তো হুম। ইনফাইনাইট, মানে 1 কোটি 1 সহস্র কোটি এরকম ভাবে বেরিয়ে গেছে। তো ওই রকম ওইটাকে বলছে অ্যাকচুয়াল আউটপুট। नहीं ऐसा बात वैसा तो है नहीं। देखो हम बताते हैं, देखो पॉसिबल इनपुट और पॉसिबल आउटपुट का मतलब हमें वैसे डिफाइन नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही बताना होता है। तो ये है पॉसिबल इनपुट कि भाई ये सब इनपुट हो सकता है, ठीक है। अब पॉसिबल आउटपुट क्या है वो बताओ, कि मतलब क्या क्या आउटपुट हो सकता है। तो ए सेट से तो मेरा इनपुट होगा, बी सेट से मेरा आउटपुट होगा। तो पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकता है। वैसे तो आउटपुट आया है 3, 6, 15, 21 और 27, लेकिन पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकता है। 30। मैम 30 3, भी, 6, ये 15, 21, 27, 30 है। हाँ मतलब देखो एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ है, 3, 6, 15, 21 21, 27। 21, 27। 27। लेकिन पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकता है, ये पूरा 30 इंक्लूडिंग हाँ 30, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। बोलो डिफरेंस समझ में आया पॉसिबल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच का। हाँ मैम। हम्म, तो यही चीज हम बोलना चाह रहे थे। तो ये क्वेश्चन जैसा होगा उस हिसाब से हमें बोलना है। तो कोडोमेन का मतलब हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट नहीं, ये लिखने से तो फिर वो सारा चीज नहीं आएगा। इसमें हम लोग सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, हाँ बोल सकते। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने बोला है, ये फंक्शन सेट से नहीं लेके, अगर हम लोग सेट ए से ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं मतलब। या फिर फर्स्ट सेट से अगर लेंगे तो उस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब इसको मुझे फिर कैसे डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम, जो दूसरा वाला सेट है, फ्रॉम सेट बी, या फिर इसको हम लोग फिर सेट बी इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 1, सॉरी 1 बोल रहे, क्या क्या आएगा। मैम 3, 6, 15, 21, 27। हाँ 3, 6, 15, 21, 21, 27 और 30। 30। 30 भी आएगा, जो कि सेट बी के साथ बराबर होगा। बोलो ये बात समझ में आया। हाँ मैम। मतलब देखो ये पॉसिबल इनपुट लेना होता है, ठीक है, उसमें पॉसिबल आउटपुट लेना होता है। तो पॉसिबल इनपुट जो है वो सेट ए से होगा, पॉसिबल आउटपुट जो है वो सेट बी से होगा, ठीक है। और उसी को हम लोग डोमेन या कोडोमेन बोलते हैं। अगर ये चीज थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है लैंग्वेज, तो इसको छोड़ो, ठीक है। मेन बात ये है कि पॉसिबल इनपुट जो कि सेट ए है वही मेरा डोमेन है, ठीक है। और इधर देख लो ये हो जाएगा पॉसिबल आउटपुट जो कि मेरा सेट बी है। मतलब इसको हम थोड़ा सा इधर हटा के लिखते हैं। को डोमेन का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटपुट यानी कि सेट बी यानी 3, 6, 15, 21, 27 और 30, ये मेन चीज है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, अच्छा ये डोमेन और कोडोमेन हो गया। अच्छा अब और दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो अगर हमें इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन सच दैट P to S, ठीक है, तो डोमेन क्या है इसका और कोडोमेन क्या है ये बताओ। तो मेरा जो फंक्शन है वो P से S तक का है, तो डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, बता सकते हो? ये तो दो सेट का नाम दिया हुआ है, तो अभी देखो डोमेन मैम कोडोमेन। डोमेन P और कोडोमेन S सब है। हाँ, सेट P बोलना पड़ेगा और सेट S बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहां से ये चीज समझ में आया कि क्यों सेट P और सेट S आंसर हुआ, क्योंकि पहला जो सेट है, फर्स्ट एलिमेंट वाला जो सेट है वो मेरा डोमेन सेट होता है, सेकेंड एलिमेंट वाला जो सेट है वो मेरा कोडोमेन होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट या फिर सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट भी बोल सकते हो, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, इसको बोलना पड़ेगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ऑल सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट टी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे बोल सकते हैं। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ मैम। अच्छा हाँ अब मैम। रेंज। ठीक है, अब देखो रेंज का मतलब क्या है, वो समरी को पहले एक बार चेक कर लो कि रेंज का मतलब क्या है, फिर हम जब पूछेंगे तो तुम लोग मुझे आंसर देना। रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर इसी क्वेश्चन से आंसर निकालना चाहे तो आउटपुट वाला मतलब यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट, या फिर इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स which are part of domain set। ठीक है, मतलब सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट which are part of domain set, तो डोमेन सेट ये है। ठीक है, ए सॉरी ये तो कोडोमेन है, वो इधर है डोमेन सेट। सॉरी विच आर पार्ट ऑफ, ना मुझे लिखना चाहिए फंक्शन सेट, ये गलत लिख दिया, सॉरी ये गलत लिख दिया है, फंक्शन सेट होगा। बताते हैं, देखो रेंज मतलब एक्चुअल आउटपुट। पहले तुम लोग एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे बता दो क्या क्या लिखे। 3, अपना कॉपी देख के बताओ, हम 3, पेज और 6, 15, 21, 27। हाँ ठीक है, तो ये हो गया रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट का मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो अगर देखोगे फंक्शन सेट का ये सेकंड एलिमेंट है, विच आर पार्ट ऑफ फंक्शन सेट। ठीक है, वो फंक्शन सेट का पार्ट है, मतलब सेकंड एलिमेंट कहाँ से चेक करना है, फंक्शन सेट से, यहां से। ठीक है, इसीलिए एक्चुअल आउटपुट यहां से चेक होता है। यहां पर जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है वही मेरा एक्चुअल आउटपुट है और वही मेरा रेंज है। बोलो बात समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। तो एक्चुअली यहाँ पर जब मैंने लिखा है ना सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो वो फंक्शन सेट का बात नहीं किया है ये। ठीक है, और जब लिखा है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट तो ये वाले सेट का बात किया है। फंक्शन सेट होगा तो वो लैंग्वेज लिख देंगे, बाकी जो भी हो समझ में आ गया होगा। ये एक लैंग्वेज के पीछे हमें ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है मेन ये समझो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट का मतलब डोमेन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट का मतलब कोडोमेन, रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब इसको अगर हम मैपिंग करते हैं, अभी जो एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने उसका अगर हम लोग मैपिंग करते हैं तो यहाँ पर बोलो इधर मुझे क्या लिखना चाहिए, इधर मेरा डोमेन सेट लिखेंगे। ठीक है, मैम 1, हाँ और इधर कोडोमेन। हाँ बोलो अंदर क्या वैल्यूज को लिखें। 1, 2, 5, 7, 9। 1, 2, 5, 7 और 9। ठीक है, तो इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और इधर इसका नाम दे देते हैं ए और बी, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने ए नाम दे दिया, ये मैंने बी नाम दे दिया। और कोडोमेन में, कोडोमेन अगर तो फिर मुझे क्या लिखना चाहिए, कोडोमेन मतलब सारे पॉसिबल आउटपुट। सेट तो बी। हाँ मतलब 3, 6। 3, 6, 15, 21, 27, 30। ठीक है, ये लिखना चाहिए। तो देखो डोमेन ऐसे लिखेंगे, कोडोमेन ऐसे लिखेंगे। अच्छा अब अगर मुझे बताना है कि रेंज क्या है, तो रेंज कैसे बताओगे, ये 3 से लेके 27 तक ये मेरा क्या है,
रेंज रेंज क्योंकि ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। अब मैपिंग कैसे करेंगे, 1 इनपुट देने से हमारा आउटपुट क्या आया था, देखो 1 3 2 6 5 15, ठीक है। तो 1 3, 1 मैपिंग हो जाएगा तभी। हाँ 1 1 है पूरा, 1 3 2 6 5 15 और क्या 7 के साथ 21 है हाँ मैम और 9 हाँ के मैम। साथ 27 है। 27 30 का कोई इनपुट नहीं नहीं है, मैम, हाँ इनपुट इनपुट नहीं नहीं है, है। इसको बोलना पड़ेगा 30 का कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने अभी अभी जो सीखा उसको मैपिंग से भी समझा, ठीक है। तो मैपिंग से हम लोगों ने डोमेन लिख लिया, कोडोमेन लिख लिया, रेंज लिख लिया। अब हम लोग इमेज और प्री इमेज भी यहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। तो प्री इमेज का मतलब है इनपुट गिविंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट गिविंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, तो बोलो प्री इमेज वाला सेट कौन सा है, सेट ए की सेट बी? हाँ, पढ़ के नहीं बता सक रहे हो? इनपुट से ये है दोनों डोमेन। हाँ, इनपुट्स गिविंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, तो स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है ऐसा इनपुट कौन कौन है? 1 2 5 7 9। हाँ, तो ये 1 2 5 7 9 मेरा इनपुट भी है और साथ ही साथ मेरा क्या है, प्री प्री इमेज ऑफ कोडोमेन। इमेज इमेज भी, ठीक है। तो सेट ए मेरा इनपुट भी है और मेरा प्री इमेज भी है, या फिर 1 2 5 7 9 मेरा इनपुट भी है, मेरा प्री इमेज भी है। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ मैम। हाँ मैम। अब पढ़ो खुद से, इमेज, इमेज का मतलब है आउटपुट ऑफ ए स्पेसिफिक इनपुट, मतलब स्पेसिफिक इनपुट का जो आउटपुट है वही मेरा इमेज है, ठीक है। तो बोलो मेरा इमेज डोमेन क्या मैम। क्या है? नहीं, 3 रेंज हो जाएगा ना। मैम 30 বাদ দিয়ে সবগুলো। हाँ, मतलब ये मेरा क्या, रेंज इक्वल टू मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू आउटपुट। आउटपुट हो गया। बोलो रेंज इक्वल आउटपुट हुआ कि नहीं, क्योंकि क्या होना हाँ मैम। चाहिए, स्पेसिफिक इनपुट का मतलब आउटपुट का मतलब जिसका एक स्पेसिफिक इनपुट है। तो 30 का तो कोई स्पेसिफिक इनपुट है नहीं, तो वो आउटपुट में नहीं आएगा। समझ में आया बात? हाँ मैम। ठीक है। तो ये प्री इमेज और आउटपुट ही मेरा क्या हो जाएगा, इमेज, इमेज। ठीक है। तो देखो क्या क्या टर्म सीख लिया धीरे धीरे, डोमेन सीख लिया, कोडोमेन सीख लिया, रेंज सीख लिया, प्री इमेज सीख लिया, इमेज सीख लिया, इनपुट और आउटपुट भी सीख लिया साथ ही साथ। इनपुट का मतलब वैल्यू टेकन फ्रॉम डोमेन, इनपुट का मतलब वैल्यू टेकन फ्रॉम डोमेन। तो देखो डोमेन सेट का वैल्यू को ही हम लोगों ने इनपुट बोला है, ठीक है। और आउटपुट का मतलब वैल्यू ऑब्टेन, जो वैल्यू हमें मिल रहा है। तो बोलो जो भी टर्म मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया था सारा टर्म हम लोगों ने एक ही एग्जाम्पल से समझा। तो एक बार रिपीट करते, डोमेन का मतलब सोचो, अपना दिमाग में सोचो क्या सीखा अभी। डोमेन का मतलब अगर मुझे दो सेट दिया हुआ, एक ए और एक बी, तो मुझे अगर ए टू बी फंक्शन सेट दिया हुआ है तो सारे पॉसिबल इनपुट को डोमेन बोलते हैं, सारे पॉसिबल आउटपुट को कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो आउटपुट है उसे रेंज बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी स्पेसिफिक मतलब जितने भी इनपुट है जो कि मुझे कोई आउटपुट देगा, इनपुट ऐसा होना चाहिए जो मुझे आउटपुट देगा, उसे बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। और ऐसा आउटपुट जिसका स्पेसिफिक इनपुट है उसे हम लोग बोलते हैं इमेज। तो इमेज और प्री इमेज का मतलब, मेन मतलब क्या हो गया पता है, कि मान लो कि मेरा यहाँ पर अगर एक 10 है, ठीक है, 10 नहीं, मान लो मेरे यहाँ पर दिया हुआ एक वैल्यू 12, ठीक है। तो अगर मेरा 12 का कोई आउटपुट नहीं है तो वो मेरा प्री इमेज नहीं होगा। बात समझ में आया? हाँ डोमेन मैम। सेट में है ना, हाँ मैम। क्योंकि क्योंकि मेरा प्री इमेज का मतलब बता क्या रखा है कि ऐसा इनपुट जिसका आउटपुट हो। स्पेसिफिक आउटपुट है। हाँ, मतलब इनपुट का आउटपुट होगा तो वो प्री इमेज होगा, आउटपुट का इनपुट होगा तो ही वो इमेज होगा, है ना। ऐसे करके समझने से आराम से समझ में आता है। और इनपुट का मतलब डोमेन सेट से जो मिलेगा वो इनपुट है, आउटपुट का मतलब जो वैल्यू हमें मिलेगा वही आउटपुट है। बेसिकली बोल सकते हो कि रेंज और आउटपुट एक ही मैटर हो गया, ठीक है। रेंज और आउटपुट एक ही मैटर हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या इससे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, मतलब ये सब पूछ लेता है हमें, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये पॉसिबिलिटी है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए,
बोलो ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? क्यों? है देखो मैम। कोड है ना, इस एग्जाम्पल से भी तो समझ में आ रहा है, रेंज का मतलब 3 से 27, जबकि कोडोमेन का मतलब 3 से 30, तो रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गया। और एक तरीके से अगर हम लोग देखें, कोडोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, जबकि रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल तो आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट और पॉसिबल आउटपुट बराबर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कौन कम हो सकता है, कौन ज्यादा हो सकता है? ম্যাম हम অ্যাকচুয়াল all আউটপুট possible কম output হতে দিয়ে- পারে আর ওটা অল পসিবল আউটপুট ওটা বেশি হতে পারে। जैसे कि इस एग्जाम्पल में था, ठीक है, तभी तो सबसेट हुआ। तो या तो कम होगा रेंज का वैल्यू कोडोमेन से, या फिर उसके साथ बराबर भी हो सकता है ना। হ্যাঁ ম্যাম। तो फिर रेंज जो है वो सबसेट हो गया कोडोमेन का। तो ये समझ में आ गया होगा कि रेंज क्यों कोडोमेन का सबसेट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें और क्या करना है हमें। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए 2 5 7 9 4 10 फंक्शन a to b f of x 2x, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे यहाँ पर बताओ कि इसका रेंज का आंसर क्या क्या आएगा सेट फॉर्म में, ठीक है, और कोडोमेन का आंसर क्या क्या आएगा, ठीक है। तुम लोग चाहो तो अपना ये फंक्शन सेट बना लो, तो फंक्शन सेट बना ही लेते। बोलो फंक्शन सेट में क्या क्या लिखोगे, तो पेयर में बताना, इनपुट देना, आउटपुट बताना, तो ম্যাম बोलो। 2 4 हम्म 5 10 हम्म 7 14 9 18। ठीक है। ম্যাম রেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে 4 10 14 18। हम्म আর কোডোমেন আর রেঞ্জ তো সেম তাহলে 4 हाँ, 10 इसमें 14 सेम आ रहा है। 18। आ सकता है ना, वही तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि रेंज जो হ্যাঁ है ম্যাম। वो कोडोमेन का सबसेट हो सकता, सबसेट तब होगा जब कम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेंज जो है, जो हम बोल रहे थे ना, इक्वल भी हो सकता है, तो रेंज में इक्वल टू कोडोमेन भी हो सकता है। रेंज में इक्वल टू, सॉरी डोमेन लिख दिया देखो गलती से, रेंज में इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे दिया कि रेंज कैसे कोडोमेन का बराबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्री इमेज है और ये जो इमेज है, इसको मैंने एक तरीके से तो तुम लोग को लिखवा ही दिया है, फिर भी और एक तरीके से हम लोग प्री इमेज और इमेज को क्या ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखें, अगर तुम लोग का जगह है तुम लोग भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं प्री इमेज का और एक मतलब लिख देते हैं, इनपुट और फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन सेट। मतलब फंक्शन सेट से अगर आइडेंटिफाई करना हो, देखो प्री इमेज, देखो एक बार तो मैंने सारा चीज समझा दिया, ठीक है। फिर अब फंक्शन सेट से अगर मुझे पता करना है कि इनपुट क्या है या प्री इमेज क्या है, तो फंक्शन सेट में जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे देखो ये मेरा फंक्शन सेट आया था यहाँ पर, ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखो ये मेरा फंक्शन सेट आया था, ठीक है। तो मैंने अभी अभी तुम लोग को क्या लिखवाया, प्री इमेज का मतलब, प्री इमेज का मतलब इनपुट और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब 1 2 5 7 9, यही मेरा इनपुट है, यही मेरा फर्स्ट एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है फंक्शन सेट का, वही मेरा प्री इमेज है। बोलो ये बात भी सही है, ये डेफिनेशन भी सही है, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा, अब सेम तरीके से, क्योंकि अलग अलग तरीके से बताता है ना, कि अगर फंक्शन सेट देख के बताना हो तो कैसे बताओगे, ठीक है, तो वैसे अब ये जो इमेज है इसमें एरो दे के लिखवा दे, इमेज का मतलब तो है आउटपुट और सेकेंड एलिमेंट, आउटपुट और सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, इन
ordered pair of function set। ठीक है, आउटपुट और सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन सेट। तो फंक्शन सेट का जो आउटपुट होगा या फिर हम लोग तो देखो कैसे समझोगे कि सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 है, 6 है, 15 है, 21 है, 27 है। यही मेरा आउटपुट है, तो यही मेरा इमेज होगा। तो फंक्शन सेट से भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, हाँ मैम। अच्छा अब फिर से एक बार हेडिंग करना है हमें, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन तुम लोग बोलोगे हम लोग तो पढ़ चुके हैं। हाँ पढ़े हैं, एक बेसिस पे पढ़े हैं। एक्चुअली फंक्शन को 3 टाइप्स बेसिस पे कर सकते हैं। एक है बेस्ड ऑन मैपिंग, बेस्ड ऑन रेंज, और एक होता है बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो मैपिंग के ऊपर बेस्ड करके कितने तरीके का फंक्शन होता है ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। बोलो क्या क्या होता है, कौन सा दो मैपिंग था जो मैम फंक्शन। 1 to many, 1 to 1, many to 1। मेनी टू वन तो होता है, 1 to 1 होता है, लेकिन 1 to मेनी तो फंक्शन नहीं होता है ना। मतलब मैपिंग सीखा था बट वो হ্যাঁ फंक्शन ম্যাম, नहीं হ্যাঁ है। ওটা হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ। तो वो नहीं लिखेंगे इसमें, मेनी टू वन फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया मैपिंग के बेस्ड पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन रेंज, रेंज के बेसिस पे होता है ऑन टू फंक्शन और एक इनटू फंक्शन, और ये नाम ही है इसका बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, अब ये एक एक करके समझ लेते हैं। चलो सबसे पहले 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, बट एक बार इसका जो है डेफिनेशन इसीलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इसका ना और एक नाम भी है, तो उसमें वो भी कवर हो जाएगा। तो एक बार लिख लो, लेट एफ ए टू बी, मतलब एफ एक फंक्शन सेट है जो ए टू बी से बना है। इफ different elements in A have different images in B, then F is said to be a 1 1 function and also called as injective function or मैपिंग। तो देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन कुछ याद व्याद नहीं करना है। ठीक है, सिंपल लिखा है, एक बार लिख लो, लेट फंक्शन ए टू बी इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। ठीक है, तो मतलब देखो 1 1 का मतलब क्या था, हर एक डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए हर एक डिस्टिंक्ट आउटपुट। तो डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस, तो इमेज का मतलब ही तो आउटपुट होता है, प्री इमेज का मतलब इनपुट होता है, इसलिए इमेज लिखा है इन बी। देन एफ इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन, और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखो, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव अलग कलर से लिख दिया। ठीक है, ताकि ध्यान रहे। अच्छा, उसके बाद मेनी वन फंक्शन क्या होता है देखो।
let function a to b if two or more element in A have common image in B, then F is said to be many to one फंक्शन। ठीक है, तो मेनी टू वन फंक्शन देखो क्या लिखा है कि इफ टू और मोर एलिमेंट इन ए में मतलब इनपुट सेट में एक से ज्यादा ऐसा एलिमेंट है जिसका कॉमन इमेज है बी में। तो मेनी टू वन लास्ट क्लास में किया था, देख सकते हो कि इनपुट अनेक आउटपुट एक, मतलब एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है। चलो दिखा देते हैं, एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है, ये देखो मेनी टू वन। तो एक आउटपुट वन, उसका एक से ज्यादा इनपुट है, ये रहा। ठीक है, एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेनी टू वन। ठीक है, ये हो गया मेनी टू वन। अच्छा, अब ऑन टू फंक्शन। चलो, ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये मेन सीखने वाला है, क्योंकि ये तो लास्ट क्लास में ये दो चीज सीखा हुआ है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो कि बेस्ड ऑन रेंज के ऊपर है। ठीक है, लेट if such that function such that a to b if every element in b has at least one pre-image in a, then f is onto function and also called, इसका भी अलग कलर से लिख देते हैं, सर्जेक्टिव बोला जाता है। Here रेंज इक्वल को डोमेन होगा। समझो क्या बोल रहा है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, जो कि रेंज के ऊपर बेस करके बोला गया है कि भाई ऐसा हुआ तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन सेट है ए टू बी, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, बोल रहा है इफ एवरी एलिमेंट इन ए B has at least one pre-image in A, तो then F is onto function and also called surjective function। और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। तो मुझे एक चीज बता सकते हो कि अभी मैंने ना तुम लोग को मेन दो एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने आज क्लास स्टार्ट किया तो डेटा के साथ मैंने दो ही एग्जाम्पल दिया है। एक तो देखो ये वाला, ठीक है, सॉरी आज का ये यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तुम लोग को, इसको हम एग्जाम्पल वन लिख देते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग मुझे बता सको हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं तुम लोगों से। और देखो मैंने और एक ये जो है एग्जाम्पल लिया था, इसको हम नाम दे देते हैं एग्जाम्पल टू। और वो बीच वाला तो ऐसे ही जस्ट था, वो एग्जाम्पल रहने तो एग्जाम्पल टू। बस यही दो मैंने डेटा वाला एग्जाम्पल लिया। अब जो ऑन टू फंक्शन है, तुम लोग मुझे बस ये बता दो कि ऑन टू वाला कौन सा है, एग्जाम्पल वन की एग्जाम्पल टू। पढ़ के समझ में आ रहा होगा। देखो फंक्शन टू, सही बोले हो, टू है। ठीक है, जैसे कि आज हम लोगों ने जो सीखा उसमें एग्जाम्पल टू जो है वो मेरा ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर है। पहला बात देख लो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ। ठीक है, इसमें इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर है। दूसरा, यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है उसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि बी में, बी का जितना भी एवरी एलिमेंट इन बी, बी में जितने भी एलिमेंट है सबका एक प्री इमेज होना चाहिए। तो ये देखो बी में जितने भी एलिमेंट है, बी मतलब ये, ठीक है, ये सभी का कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। प्री इमेज मतलब इनपुट, जैसे 4 का एक इनपुट है वो है 2, 10 का भी एक इनपुट है 5, 14 का भी इनपुट है 7 और 18 का भी इनपुट है 9। अगर सभी आउटपुट का एक करके इनपुट है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू, मतलब सभी का पेयर बन जाएगा, कोई
रह नहीं जाएगा। देखो सबके साथ सबका पेयर बना, कोई रहा नहीं। बात समझ में आया? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया? हाँ मैम। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम एक बार एक छोटा सा समरी भी करवा देंगे, इसके बाद इनटू लिखवा देते, फिर हम बताते हैं। ठीक है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है? लेट इफ फंक्शन a to b, if even one element in b codomain is not having any pre-image in A, then F is said to be an into function. In other word, ये MCQ में काम आएगा, सभी MCQ ही है बट ये बहुत important है। In other word, if even one is single in codomain set, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन बोला है क्या? देखो समझो, लेट फंक्शन सेट ए टू बी इफ इवन वन एलिमेंट इन बी, बी सेट मतलब कौन सा? आउटपुट वाला सेट। बोल रहा है इफ वन एलिमेंट इन बी कोडोमेन जो है इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज यानी इनपुट सेट इन ए, देन एफ इज सेट टू एन इनटू फंक्शन। मतलब बात ये हो गया कि मेरा कम से कम ऐसा एक आउटपुट होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा आउटपुट होना चाहिए जिसका कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 1 की एग्जाम्पल 2 बोलो। मैम 1 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 में ऐसा था, कौन था ऐसा जिसका कोई इनपुट नहीं था? 30। 30 जिसका कोई इनपुट नहीं था, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया इनटू सेट। इन अदर वर्ड, इफ इवन वन इज सिंगल इन कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट में अगर एक भी सिंगल एलिमेंट रह जाता है तो फिर क्या बन जाता है? रेंज सब सेट ऑफ कोडोमेन। जैसे इसमें रेंज इक्वल कोडोमेन हुआ था, यहाँ पर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन हुआ था। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है तो इससे ये बात भी निकल के आता है ना, इसका मतलब वो इनटू फंक्शन है। और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। बोलो ये बात होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में सभी का पेयर बनेगा, जबकि इनटू फंक्शन में एक सिंगल रह जाएगा। एक से ज्यादा भी सिंगल रह सकता है, एक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हाँ इसको मैम। हम और भी थोड़ा सिंपल कर दे, सिंपल कुछ नहीं, हम अगर मेन मेन पॉइंट को यहाँ पर जो है लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को एक बार जस्ट गो थ्रू करने के लिए हेल्प होगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, ठीक है, बोल रहा है कि ऑन टू का मतलब क्या हो जाता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, जो कि मेरा एग्जाम्पल 2 था। ठीक है, समझने के लिए इस और इसका एक सिंपल बात बोले तो सभी का पेयर्स बनेगा। ठीक है, जबकि इनटू फंक्शन में कोई एक बेचारा सिंगल रह ही जाएगा। ठीक है, तो इवन इफ एक से ज्यादा भी हो सकता है, सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज। एग्जाम्पल 1 है ये हम लोग का। ठीक है, और कोई ना कोई सिंगल रहेगा, एक से ज्यादा भी रह सकता है। इसमें मेरा क्या हो जाएगा? इसमें मेरा हो जाएगा रेंज इक्वल कोडोमेन। ये पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज क्या, यही होना चाहिए तब ऑन टू होगा। और यहाँ पर हो जाएगा रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये मैंने एक समरी बना दिया
ताकि पूरा नहीं पढ़ के जस्ट इतना पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो मुझे एक चीज बोलो, ऑन टू और इनटू समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया ऑन टू इनटू? हाँ मैम। हाँ ठीक है, तो ऑन टू हो गया, इनटू हो गया, ठीक है। मैपिंग तो लास्ट क्लास में हो गया था। बाइजेक्शन, अब ये क्या है? बाइजेक्शन का मतलब क्या है? बाइजेक्शन का मतलब ये कुछ अलग से हमें वैसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वन वन, या फिर इसका और एक नाम आज क्या पढ़ा? इंजेक्टिव, ठीक है। और ऑन टू, इसका और एक नाम क्या पढ़ा? देखो, सर्जेक्टिव। हाँ, अगर कोई एक फंक्शन में ये दोनों चीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो बाइजेक्टिव का मतलब अगर एक डेफिनेशन जैसा हम लोग बोले तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, A1 to 1 and on to function is said to be bijective and also called 1 to 1 correspondence। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? अगर कोई 1 to 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, इसको ही बाइजेक्टिव बोला जाता है। मतलब एक फंक्शन में अगर ये दोनों मतलब ये दोनों कंडीशन है, मतलब एक फंक्शन ऐसा है जो कि 1 1 होने का भी कंडीशन रख रहा है और ऑन टू होने का भी कंडीशन रख रहा है, तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जो बाइजेक्टिव है उसी को 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब नाम मेनली याद रखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। उस हिसाब से हमें करना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो अच्छा, अब ऑन टू फंक्शन कौन सा है बोलो तो? एग्जाम्पल 1 और 2 में ऑन टू कौन सा है? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, तो ऑन टू कौन सा है? मैम 2। ओ, अभी तो लिखवा दिया ना ऑन टू? हाँ, लिखवा दिया है, ठीक है, ठीक हाँ है, मैम। लिखवा दे। मुझे लगा नहीं लिखवाया, चलो लिखवा दिया है, पूछ भी लिया तुम लोगों ने, बताया भी, सही बताया था। अच्छा, अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे, तुम लोग को बताना है कि ये क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। मतलब हर एक तरीके से बताना है। तो 2 5 7 11 8 20 28 44 और 48, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है 4x। तो सबसे पहले एफ फंक्शन निकालो, उसमें क्या क्या आएगा बोलो। 2 8 हम्म 5 20 हम्म 7 28 11 हम्म 44। ठीक है। अब मुझे ये पूछना है कि ये किस तरीके का फंक्शन है, तो क्या क्या बताना है तुम लोग को? देखो, तुम लोग को ये 3 तरीके से ही बताना है, मतलब 1 1 है, मेनी टू 1 है, ऑन टू है, इन टू है, बाइजेक्शन है, क्या है ये बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है वो भी बताना है। सबसे पहले बेस्ड ऑन मैपिंग बताओ, मैपिंग के ऊपर बेस्ड करके ये कौन सा है, मतलब वन देखो। टू वन मैम हाँ, 1 to 1। 1 to 1 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑन टू इन टू बताओ। मैम এটা on to ইনটু। এটা ইনটু हाँ, ये इनटू फंक्शन है, तो अगर इनटू हुआ तो रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन बन रहा होगा? मैम सबसेट। रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन। कैसे याद रखोगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो। अगर मेरा, ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई मेरा सिंगल नहीं है, सभी का पेयर बन गया, ठीक है, सभी का पेयर बन गया, तो वो क्या हो जाएगा? जबकि मेरा सिंगल है, 48 मेरा सिंगल है, ठीक है। तो अगर कोई भी सिंगल बच गया तो फिर मेरा क्या हो जाएगा? इनटू,
ठीक है। और अगर सभी का पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो अगर मेरा कोई सिंगल रह गया तो सबसेट होगा, अगर कोई भी सिंगल नहीं रहा तो फिर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल। अच्छा, ऐसे लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर तुम लोग सोचोगे कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, उतना भी नहीं है। देखो अभी खुद ही तुम लोग आंसर दे पा रहे हो। ए में है 6, 8, 14 और 10। बी में है 3, 7, 5 और 4। एफ ऑफ एक्स है x/2। तो एफ क्या क्या आ जाएगा 6 देने से? मैम 6, 3, हम्म 8, 4, हम्म 14, 7, 10, हम्म 5। हम्म। तो सबसे पहले मैपिंग के बेसिस पे बोलो कैसा है, 1 to 1 या मेनी टू वन? मैम 1 to 1। 1 to 1 है, ठीक है सर। एक इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट, हर एक इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट। अब बोलो ऑन टू इनटू क्या है, मतलब कोई ऑन टू सिंगल। बेटा। এটা हाँ, on to। ये ऑन टू है क्योंकि सभी का पेयर बन गया है, হয়ে গেছে ठीक है। সবার পেয়ার, হ্যাঁ हाँ, আছে। তো अगर এটা सभी का पेयर বাইজেক্টিভ হয়ে बन যাবে गया, ম্যাম তাহলে। हाँ बाइजेक्टिव भी होगा। रेंज के साथ क्या रिलेशन बोलेंगे, अगर ऑन टू है तो रेंज और इक्वल। कोडोमेन। हाँ, सबसेट फंक्शन। सबसेट नहीं होगा, इक्वल हो। सबसेट तब होगा ना जब किसी एक, कोई एक या एक से ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ सभी का पेयर बन गया, तो सभी का पेयर बन गया। और इसको हाँ और एक नाम भी बोल सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो, इसको सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो, हाँ मैम। ठीक है। इसका और एक नाम दे दिया सर्जेक्टिव, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, और 1 1 होने से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। ये नाम भी तो बोलेंगे ना, हाँ मैम। ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल 3। ए -2, -1, 0, 1 और 2। और बी का मतलब 0, 1, 2 और 4। एफ ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वेयर। तो एफ में क्या क्या आ जाएगा? मैम -2, 4, हम्म -1, 1, हम्म 0, 0 हम्म আর 1, 1, 2, 4। हम्म तो बोलो मैपिंग के हिसाब से सबसे पहले 1 to 1 या मेनी टू वन? मैम 1 to 1। 1 to 1। 1 to 1 तो नहीं हो रहा है। देखो -1 के लिए भी 1 और 1 के लिए भी 1, तब 1 to 1 का मतलब क्या है, ও হ্যাঁ स्पेसिफिक হ্যাঁ তাহলে इनपुट ম্যাম 1 स्पेसिफिक। to মেনি হবে এটা। 2 -2 এর জন্য 4 আছে, আবার 2 এরও वन 4 टू আছে। হ্যাঁ वन टू मेनी होने से तो मेनी टू फंक्शन 1 नहीं হবে होता है এখানে। ना, मेनी टू वन होता है ना। 1 to मेनी तो फंक्शन ही नहीं होता है। 1 to मेनी का मतलब হ্যাঁ क्या, আমি एक উল্টো বলছি, इनपुट হ্যাঁ ম্যাম उसका। हाँ সরি, মেনি টু 1। হ্যাঁ হ্যাঁ। हाँ, ऐसा हो जाएगा। 1 to मेनी का मतलब इस तरीके का चीज अगर आ जाता है तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि फर्स्ट ফাংশনই হবে एलिमेंट না, হ্যাঁ ম্যাম रिपीट नहीं होना উল্টো चाहिए, ठीक है। বলছি। হ্যাঁ तो मेनी टू वन, ठीक है। अच्छा, और मेनी टू वन हुआ, और इन टू ऑन टू का बोलो क्या होगा, सभी का पेयर बन गया है। देखो হ্যাঁ ম্যাম अगर তাহলে सभी তো का ম্যাম, पेयर, तो रेंज कोडोमेन इक्वल होगा। হ্যাঁ আর सभी ম্যাম का অন टू হবে এটা তাহলে। सभी का पेयर बना है, ठीक से देख लेते हैं। -1, 0, 1, 2, 4। 2 तो नहीं बना है, देखो 2 नहीं बना है, 4 बना है, 1 बना है, 0 बना है, 1 बना है, 4 बना है, 2 कहाँ बना है? হ্যাঁ ম্যাম 2 নেই এটা, तो फिर তাহলে कौन? ইনটু হবে এটা তাহলে। तब देखना पड़ेगा हमें अच्छे से। तो ये इनटू होगा, इनटू होने से रेंज सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन। और इसका मतलब इंजेक्टिव, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इंजेक्टिव तब होता है जब 1 to 1 होता है, ठीक है। हाँ मैम। बात समझ में आए तो ये इसमें इंजेक्टिव मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि 1 to 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं। अब ये तो 1 to 1 हुआ नहीं, मेनी टू वन, तो इसमें तीन ही चीज लिखेंगे, मेनी टू वन
इनटू और रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। बोलो समझ में आया? हाँ मैम। अब एग्जाम्पल 4, ए -2 -1 0 1 और 2, और बी 1 4 और 0, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ क्या हो जाएगा? पहले एफ निकालो। -2 देने से -2 4 हम्म -1 1 हम्म 0 0 हम्म 1 1 हम्म है और 2 4। हम्म ठीक है। तो सबसे पहले सोचो मैपिंग के हिसाब से 1 to 1 या मेनी टू 1। मैम मेनी टू 1 হবে এটা। ये मेनी टू 1, क्योंकि देखो एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट है, जैसे -2 देने से 4 और 2 देने से भी 4। 4, -1 देने से 1, 1 देने से भी 1, तो इसका मतलब ये हो गया मेनी टू 1। ठीक है। और इनटू या ऑन टू होगा? ম্যাম ইনটু 2 এর তো হয়নি এখানটায়। पेयर কোনো 2 140 নেই, का তাহলে हो। ম্যাম এটা এটা ম্যাম 4 ই, এটা হবে অন টুই হয়ে যাবে। क्योंकि 2 তো 140 सभी এখানটাই का নেই। पेयर হ্যাঁ बना ম্যাম। है। तो ऑन टू होने से रेंज और कोडोमेन क्या होगा? इसका मतलब इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। ड्रॉ करके भी देख सकते हो, जितना सारा आउटपुट आएगा उतना सारा एक्चुअल आउटपुट उतना ही मेरा 140 उतना ही है। मतलब जो 140 है ना, वही मेरा कोडोमेन भी है, वही मेरा रेंज भी है। और ऑन टू होने से इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सर्जेक्टिव। बोलो, जो भी पढ़ा उसका मैंने एग्जाम्पल दे के अलग अलग डिफाइन करवा दिया। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आ रहा है? হ্যাঁ ম্যাম थोड़ा বুঝেছি। दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा नया नया लैंग्वेज है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इतना सारा नाम है। क्या देखो, इतना सारा नाम है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि प्रेजेंटेशन और चीजों को समरी को ऐसे करे ताकि तुम लोग कभी भी देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक्सप्लेन किया, फिर मैंने एग्जांपल्स दे दिया कि तुम लोग सारी चीजें यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद अगर एग्जाम्पल्स गो थ्रू करोगे तो भी समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ा ऑब्वियसली मुझे भी और तुम लोगों को भी, बट ये जो है ये जब भी देखोगे याद आ जाएगा कि क्या है। ठीक है। और बाकी देखो, थोड़ा आज गो थ्रू करोगे तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा सिमिलर चीज है। ठीक है। अब बहुत सारा नाम है तो इसलिए इतना सारा लिखवा दिया, जैसे कि इनपुट, प्री इमेज, ठीक है, ये सारे लैंग्वेज लिखवा दिए, डोमेन, कोडोमेन। लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा पढ़ने से याद जरूर होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज remains constant for any value of pre-image मतलब सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट। ठीक है। ये मेन बात है। शॉर्ट में अगर बोले तो सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट, कोई भी इनपुट दे दो, आउटपुट अगर मेरा फिक्स्ड है तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, ये बाकी जो लिखवाया है वो भी समझा देंगे। जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स मेरा 20 है। ठीक है। अब मैंने पूछ लिया कि एफ ऑफ 1 कितना होगा। बोलो एफ ऑफ 1 कितना होगा? तो देखो एक्स ম্যাম के जगह 20। 20 रहेगा, क्योंकि एक्स के जगह 1 पुट करोगे, लेकिन 20 के साथ तो एक्स कुछ है नहीं, तो एफ ऑफ 1 भी मेरा 20 होगा। अगर मैंने पूछ लिया एफ ऑफ -2 तो कितना होगा? ম্যাম f of -2
तो इसमें फर्क क्या है? तुम लोग को तो इधर ম্যাম इनपुट 20 दे, হবে তো তাহলে हाँ वही ওটার वही সাথে तो তো কিছু रहेगा, নেই। क्योंकि कुछ तो एक्स इधर है नहीं कि कैलकुलेशन हो जाए, तो जो है वही रहेगा ना। तो मतलब मेरा फंक्शन सेट क्या बनेगा? अगर 1 दोगे तो 20, -2 दोगे तो भी 20। अच्छा, अगर कुछ और दे देते हो, कुछ और अपने मन से बोलो, कुछ भी बोलो, एक्स इनपुट कुछ भी बोलो अपने मन से, जो 5 वैल्यू 5 5, तो फिर তাহলেও 20 হবে। तब भी 20। तो ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो अब इसका मतलब हो गया कि सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट, कोई भी इनपुट दे दो, आउटपुट मेरा 20 है। यही होता है कांस्टेंट फंक्शन, बस इतना याद रखने से ही होगा। फिर भी अगर मैंने डेफिनेशन दिया है तो हम बता देते हैं, इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज रिमेन्स कांस्टेंट। इमेज का मतलब क्या था बोलो? इमेज का मतलब आउटपुट, प्री इमेज का मतलब আউটপুট হ্যাঁ ম্যাম तो अगर मेरा आउटपुट ইনপুট कांस्टेंट, हाँ आउटपुट अगर मेरा कांस्टेंट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब इनपुट, कुछ भी प्री इमेज डाल दो, इमेज मेरा हमेशा सेम आ रहा है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बोलो, समझ में आया कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? হ্যাঁ ম্যাম हाँ अच्छा, मैम। अब ये मैपिंग के हिसाब से अगर जाओगे, सोच समझ के बताना ये क्या मैपिंग होगा। अब ये फंक्शन बना है तो ये या तो 1 to 1 होगा या মেনি मेनी টু टू। 1 হবে তাহলে এটা। हाँ मेनी टू 1 হবে ম্যাম। हाँ, ये मेनी टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा क्या, सारे आउटपुट वो एक ही इनपुट के, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, सारे আউটপুট आउटपुट একটা के আর ইনপুট অনেক। इनपुट बहुत सारा, ठीक है। मतलब बहुत सारे इनपुट का एक ही आउटपुट है जो कि है 20। मतलब इसका अगर ऐसे मैपिंग हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 1 लिखो, -2 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर बस एक ही चीज आएगा, है ना, ऐसे बनेगा मैपिंग। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी टू 1। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ेंगे হ্যাঁ ম্যাম इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, टू फंक्शंस। अब देखो, इक्वलिटी बताने के लिए दो फंक्शन चाहिए, इसीलिए लिखा है टू फंक्शंस एफ एंड जी आर said to be equal if f equal g। ठीक है, f और g अगर दो फंक्शन है, उसे इक्वल हम लोग तभी बोलेंगे जब f इक्वल g होगा। ये तो बड़ा ही नॉर्मल बात हो गया, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। इफ दे हैव द सेम डोमेन एंड they satisfy the condition f of x equal g of x for all x। फॉर ऑल एक्स मतलब x का कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी वैल्यू ले लो, सभी के लिए ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, चलो समझते हैं एक एग्जांपल से। एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है g। ये है a टू b, मतलब इसमें दो सेट इन्वॉल्व है, ये है p टू q। ठीक है। अच्छा, तो इसका डोमेन सेट कौन सा होगा बताओ, सीखा जो अभी तक। ম্যাম और সেট इस, এ हाँ, আর और সেট इसका পি डोमेन, हाँ इसका हो जाएगा a सेट और इसका हो जाएगा p सेट। ठीक है। अब मेरा दो फंक्शन सेट तब बराबर होगा जब मेरा बोल रहा है f इक्वल जी होगा, और f इक्वल जी होने के लिए सेम डोमेन होना चाहिए। तो सेम डोमेन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a इक्वल फिर p होना चाहिए, मतलब सेकेंड হ্যাঁ पॉइंट ম্যাম को बता। ठीक है, बोल रहा है f इक्वल जी तब होगा अगर मेरा a इक्वल p होगा। a इक्वल p का मतलब दोनों डोमेन सेट बराबर होने चाहिए, और इसे हम लोग डोमेन क्यों बोल रहे हैं? डोमेन का मतलब इनपुट सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट सेट, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पहला वाला होगा। फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी जाके f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x होगा फॉर ऑल x। ठीक है। अब और भी इसको आगे लेते हैं एग्जाम्पल को। मान लो f ऑफ x है मेरा 2x। ठीक है, तो मुझे बोलो f ऑफ 4 कितना होगा बताओ। ম্যাম 8 8 हो जाएगा। ठीक है, 8
अब मान लो g ऑफ x है मेरा कुछ ऐसा 8x/4, ठीक है, तो g ऑफ 4 कितना होगा? मैम 2। 8। 8 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब देखो यहाँ पर कि f ऑफ x 2x, तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया? अभी हम लोगों ने एक डोमेन यूज किया 4, ठीक है, यहाँ पर भी डोमेन हम लोगों ने क्या यूज किया? 4, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों जगह पे डोमेन 4 यूज किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का दोनों का आउटपुट 8 आया, तो क्या हम लोग बोल सकते f ऑफ x इक्वल g ऑफ x हो गया? बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ मैम। ठीक है, f ऑफ x इक्वल g ऑफ x हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग को एक मिनट, यहाँ चलो, ये देखो 7C, यहाँ पर इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5 तक किया था, ठीक है। इसके बाद से करते हैं 6th नंबर से, ठीक है। 5-10 मिनट करवा के छोड़ देंगे, क्योंकि तुम लोग का क्लास है, तुम लोग जो लोग आना चाहते हो आओगे, तो इसीलिए मेरा लेट हुआ, बिकॉज लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। हम कब से कोशिश कर रहे हैं इतना देर से, इसीलिए लेट भी हुआ ज्यादा आज। देखो हम लोग का यहाँ पर 6th नंबर, द डोमेन ऑफ 1726, तो ये 1 2 फंक्शन, হবে C। हाँ डोमेन हो जाएगा 1 to C, ठीक है। सेवन, द रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल मैम आउटपुट। C হবে 0 0 0 0। नहीं, सी हुआ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। फॉलो ও আচ্ছা, वाला তাহলে ম্যাম लैंग्वेज শুধু याद 0 है? হবে। हाँ, तो फिर आंसर क्या होगा? ऑप्शन B। बी, ठीक है। अगर गलती से भी तुम लोग बोल दोगे कि 0 0 0, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये तो हम लोग सेट फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था सेट जब स्टार्ट किया था, फॉलो FOLLOW, इस ये वर्ड कितने सारे लेटर से बने हुए हैं, तो क्या लिखना था? FOLW, ठीक है। W হ্যাঁ ऐसा, ম্যাম এটা। अच्छा, अब 8th नंबर, डोमेन एंड रेंज ऑफ, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? तो मेरा सेट क्या है? x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। हम लिख के दिखाते हैं, ये वाला अच्छा है क्वेश्चन, देखो ऐसा है, ठीक है। y इक्वल एक्स का स्क्वायर है, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, जहां पर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या है? तो r का मतलब क्या है बता सकते हो? बता सकते हो, कैसे बताओगे? ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शंस है, इसको देख के बता सकते हो। एक्स वाई तो मतलब नंबर होगा, तो आर फॉर कौन सा नंबर? ম্যাম রিয়েল নাম্বার। रियल नंबर, ठीक है। अगर मेरा टेबल याद है तो देखना, आर से रियल नंबर को बताया जाए, तो वैसे भी ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि रियल नंबर कुछ होगा जरूर, ठीक है। तो बोल रहा है अगर मेरा ऐसा है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब इनपुट जो देंगे वो स्क्वायर होके आउटपुट होगा। एक्चुअली y फॉर तो आउटपुट होता है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो x कॉमा वाई है। अब ये इस तरीके से दिया, इसको घुमा के भी लिखा जा सकता है। मतलब बात ये हो गया कि मेरा इनपुट का स्क्वायर होके आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ भी वैल्यू लेते हैं, कुछ भी रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो रियल नंबर है, तो कोई एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है। तो चलो अगर हम 1 लेते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1 1 आएगा, ठीक है। अगर हम -1 लेते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1 1, ठीक है। अगर हम मान लो 2 लेते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 4 ম্যাম। 4। अगर हम -2 लेते हैं, मतलब हम 1 + 1 सारा चीज लेके दिखा रहे हैं, -2 लोगे तो कितना आएगा? 4 ম্যাম। 4। अगर 0 ले रहे हैं तो कितना आएगा? 0 अब तुम लोग कुछ बताओ, नहीं तो सोचोगे हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं। चलो कुछ भी बताओ तुम लोग। 9 ठीक है, 9 लेंगे तो कितना आएगा? 81 अच्छा, 5 बोल रहे हो, तो 5 लेंगे तो 25 आएगा, 25। ठीक है। तो ऐसे तो बहुत कुछ ही आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये ऐसा बन सकता है डॉट 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 डॉट। अब बोला है कि मेरा जो वेयर एक्स कॉमा वाई कैसे होगा, बोल रहे रियल कॉमा नेचुरल नंबर्स, रियल कॉमा नॉन नेगेटिव रियल, रियल रियल नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरा
जो डोमेन और रेंज वो कैसे आएगा, मतलब ये जो आंसर है ये डोमेन और रेंज का है, मतलब डोमेन एक्स को बता रहा है, रेंज वाई को बता रहा है, जस्ट जो कि नॉर्मली होता है। तो डोमेन और रेंज कैसे होगा, मतलब डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज नेचुरल नंबर होगा, डोमेन रियल नंबर मैम होगा, सी रेंज হবে रियल रियल सी होगा, रियल रियल। ठीक है, बट ये भी सही है कि रियल रियल, लेकिन इससे भी एक परफेक्ट आंसर है इसके अंदर। मैम रियल और नॉन नेगेटिव रियल्स হবে हाँ ये होगा, क्यों होगा बोलो, नॉन नेगेटिव रियल क्यों होगा, ये मैम सही हुआ মাইনাস है। থাকলে তো ওটা স্কোয়ার করলে প্লাসই হয়ে যাবে हाँ क्योंकि ये स्क्वेयर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो देखो रियल नंबर में तो माइनस भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर एक रियल नंबर आ सकता है, जो कि आउटपुट सेट के लिए हम बोल रहे हैं, हर एक रियल नंबर आ सकता है, लेकिन सारा रियल नंबर क्या होगा वाई के लिए, नॉन পজিটিভ হয়ে नेगेटिव। যাবে हाँ হ্যাঁ पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव, और रियल नंबर मतलब तो सारा चीज इंक्लूड हो गया, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, হ্যাঁ डेसिमल, হ্যাঁ जीरो, सब इंक्लूड हो गया। तो मेरा परफेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आफ्टर, ये लिख लो अपने समझने के लिए, कभी भी देखोगे तो समझ जाओगे, आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो बोल सकते हैं इस तरीके से, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू इक्वल सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, सिर्फ रियल बोल देने से तो वहां नेगेटिव भी आ जाएगा, ये बोलोगे तो वहां तो नेगेटिव भी हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है, হ্যাঁ ম্যাম इसीलिए वो परफेक्ट आंसर है, वो गलत हो जाएगा, अगर रियल रियल बोल देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर 10 11, अच्छा इसके बाद ठीक है आज इतना ही करते, क्योंकि इसके बाद ना मुझे कॉम्पोजिट फंक्शन ये सब समझाना था, बट आज का टारगेट तो हुआ नहीं मेरा फुलफिल, क्या कर सकते, ठीक है। चलो आज इतना ही करते, क्योंकि तुम लोग क्लास आना चाहोगे तो नहीं आ पाओगे फिर। थैंक यू मैम बाय मैम ठीक है, ठीक है, बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम मैम। बाय।